नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल नहरा स्टडी हब में आपका स्वागत है। कल अपने बात कर चुके हैं कि वर्ण विचार के बारे में। आज अपने बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो दोस्तों, अपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था कि भाषा की लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण होते हैं। भाषा की लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उसी प्रकार आगे बात करेंगे हम शब्द विचार के बारे में। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक क्रम को एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह या कर्म को, कहने का मतलब है कि सार्थक वर्णों के दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से जो भी शब्द बनता है, ठीक है, सार्थक समूह बनता है, उसे शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं अर्थ के आधार पर, या कह सकते हैं अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अब ऐसे ही समझ आएगा, अपने एग्जाम्पल करते हैं। मोहन चतुर है। मैंने क्या बोला था कि एक या एक से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। अब मैंने लिखा था मोहन, यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन, ठीक है दोस्तों। तो मोहन में कौन कौन से वर्ण आ गए? मैं, ठीक है और न, तीन वर्ण आ चुके हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन वर्णों मैंने क्या कहा, एक या एक से अधिक वर्ण, ठीक है, के सार्थक समूह को, कि सार्थक यानी जिनका अर्थ हो, सार्थक माने जिनका खुद का अर्थ हो, ठीक है, सार्थक समूह को। अब मैंने मोहन लिख दिया, ठीक है। अगर मैं लिखूं मैं होन, वर्णों का सार्थक, वर्णों का समूह है तो ये भी है, लेकिन ये सार्थक नहीं है। सार्थक का मतलब जिसका कोई खुद का अर्थ नहीं है। ये लिखा था मैंने मोहन, तो मोहन किसी का नाम हो गया, संज्ञा होगी ये, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मोहन। और ये मैंने लिखा है हमोन, ये भी है तो समूह है, वर्णों का है तो ये भी समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं लेकर आ, तो मैंने लिखा है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। आगे अपने बात की है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे मोहन लिखा था, अगर मैंने लिखा है मोहन, यहाँ पे मैंने तीन शब्द लिखे हैं, मोहन चतुर है, ठीक है, मोहन चतुर है, मोहन चतुर है, ठीक है दोस्तों। तो मोहन खुद एक नाम आ गया, चतुर है उसकी विशेषता आ गई है, सहायक क्रिया आ गई, ठीक है दोस्तों। मोहन चतुर है। अगर मैं मोहन के टुकड़े कर दिए, मैंने कह दिया मोहन, ठीक है। अब इसका कोई ये वर्ण रह गए कि इसका खुद का कोई अर्थ है क्या? मोह का कोई है का है, न का कोई खुद का अर्थ है? जी नहीं। तो कहने का मतलब है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। अब लेकिन इन तीनों वर्णों को मैंने मिलाया मोहन, तो एक सार्थक शब्द बन गया, एक सार्थक शब्द बन गया। तो ठीक है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा था मैंने चतुर, च, तू और र। अब इनका अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ बना? नहीं बना। तो कहने का मतलब है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। आगे बात करते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार दो प्रकार होते हैं दोस्तों, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन से? निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द जिनका, सार्थक का मतलब जिनका खुद का अर्थ है, ठीक है दोस्तों, जिनका खुद का कोई अर्थ है, फल, घर, जल। आगे मैंने लिखे हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी सार्थक तो आएंगे, उनके साथ निरर्थक शब्द वो जो हमारी भाषा में जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। अब अपने बोलते हैं फल वल ले आना बाजार से, फल का खुद का कोई अर्थ है लेकिन वल का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। घर, बर, घर का खुद का अर्थ है लेकिन बर का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जल, जल का अर्थ है लेकिन बल का कोई अर्थ नहीं है। तो कहने का मतलब है निरर्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी भाषा में रच चुके हैं लेकिन उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट कर रहे हैं अपने उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों के त्यों लिखा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है। ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है, जैसे जिस तरह वो संस्कृत में बोले जाते हैं उसी तरह हिंदी में भी बोले जाते हैं। जैसे स्वपन, जल, सूर्य, गुरु, कार्य, अग्नि और कर्म, ये संस्कृत के शब्द हैं। इनको हिंदी में भी हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको तत्सम शब्द बोले जाते हैं। तत्सम, ठीक है। तत् मने उसका, सम मने समान। तत् मने उसका और सम मने समान, उसके समान। ठीक है। तद्भव, तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी तक आते आते अपना रूप खो चुके हैं या खो देते हैं। हिंदी के, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप खो देते हैं या खो चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सूर्य, तो सूर्य को यहाँ पे अपने हिंदी में कैसे लिखते हैं? सूरज। कार्य को लिखेंगे काज, अग्नि को आग, कर्म को काम और स्वप्न को सपना। ठीक है दोस्तों, तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाएं, और तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप खो देते हैं या खो चुके हैं। आगे अपनी बात करते हैं देश शब्द। आगे अपनी बात करते हैं देश शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण देश विदेश, ठीक है, या किसी क्षेत्र विशेष में हुआ हो, क्षेत्र विशेष में हुआ हो, उनका प्रयोग सभी जगह पर एक समान ही किया जाता है। संस्कृत के कहने का मतलब है, पहले अपने बात की तद्भव और तत्सम और तद्भव में वो शब्द आए थे संस्कृत से, और हिंदी में कुछ तो बदल गए और कुछ को ज्यों के त्यों लिखा जाता है। लेकिन देश शब्द है जो ये संस्कृत से नहीं लिए गए, किसी भी भाषा से नहीं लिए गए, ये सिर्फ देश विशेष से, ठीक है, किसी देश विशेष से या क्षेत्र विशेष से इनका निर्माण हुआ है। कुछ शब्द हैं, जैसे अपनी बात करते हैं थप्पड़, धक्का, मुक्की, लुंगी जिसे हम धोती कहते हैं, ठीक है, पापड़, खुरपा, इनका निर्माण किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष में हुआ है। इनको हर जगह एक ही समान बोला जाता है। कहने का भाव है कि किसी भी भाषा में बोलो तो इनका इसी प्रकार उपयोग में लिया जाता है। आगे अपने बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द दूसरी भाषा के वे शब्द जो हमारी भाषा में रच गए। दूसरी भाषाओं के वे शब्द जो हमारी भाषा में रच गए। अब मैंने इंग्लिश के लिखे हैं, स्टेशन, पेन, कोट, टिकट, मनी आदि। ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं इंग्लिश के, जिनको हम हिंदी में ज्यों के त्यों यूज में लेते हैं या प्रयोग में लेते हैं, और ये हमारी भाषा में इस तरह रच चुके हैं कि जैसे खुद ये हिंदी के ही शब्द हों। आगे बात करते हैं अरबी। आगे बात करते हैं अरबी शब्द, औरत, किताब, हलवाई, शैतान आदि। ठीक है दोस्तों। आगे है तुर्की के चमचा, तोप, चाकू आदि। पुर्तगाल के अचार, पपीता, आलू। फारसी, चीनी, जापानी आदि भी, चीनी और भी जैसी भाषाएं हैं, इनके भी शब्द हमारी भाषा में प्रयोग में लिए गए हैं। आगे अपने अंतिम बात करते हैं संकर शब्द। संकर यानी मिलान, दो या दो से अधिक भाषाओं के मिलान। वे शब्द जिनका निर्माण दो या दो भिन्न भिन्न भाषाओं से हुआ है। वे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न भाषा से हुआ है। अब रेल, टिकट। रेल इंग्लिश का और टिकट हिंदी का शब्द है। रेल यात्रा, डाक घर, डबल रोटी। दो अलग अलग भाषाओं से एक शब्द का निर्माण हो गया, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। अब अपने शब्द विचार में बात कर चुके हैं शब्दों के वर्गीकरण। वर्गीकरण में कर चुके हैं पॉइंट नंबर 1। आगे अपने बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण में पॉइंट नंबर 2 पर। रचना के आधार पर अपने वर्ण विचार में पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब अपने वर्ण विचार के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वर्णों को, शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, दूसरा है यौगिक शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहले बात करते हैं अपने रूढ़ शब्द की। वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और खंड नहीं किए जा सकते। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है और जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जिनसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय न हो। वे शब्द जिनका संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय न हो। अब कहने का भाव ये है कि वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। मैंने लिखा यहाँ पे हवा, इसका एक निश्चित शब्द है, निश्चित अर्थ है, इसका एक निश्चित अर्थ है। कहने का मतलब है कि एक इसका निश्चित अर्थ है। इसका मैं अगर टुकड़े कर दूं है प्लस वाह, तो क्या इन दोनों का कोई निश्चित अर्थ है? नहीं। ठीक है, मैंने लिखा महल, मैं प्लस है प्लस और ल, तो इनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ निकलता है? नहीं। वे शब्द जिसके खुद का निश्चित अर्थ हो, खुद का एक निश्चित अर्थ हो, ठीक है, और टुकड़े ना किए जा सकते हो, यानी खंड ना किए जाते। अगर खंड हो गए और तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो रूढ़ शब्द होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो एक या एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों। इनके खंड संभव हों, टुकड़ों में जो अर्थ है वही खंडों में भी हो। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनका खुद का तो अर्थ होता है, टुकड़े भी उनके किए जा सकते हैं, लेकिन टुकड़े करने पर भी अर्थ वही रहता है जो कि जोड़ने पर अर्थ था। अपने बात करते हैं दूध वाला की। दूध वाला, ठीक है, दूध प्लस वाला, दूध, ठीक है, वाला, दूध जो अपने घरों में दूध सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? दूध वाला, ठीक है। टुकड़ों में अर्थ था दूध वाला और टुकड़ों में अर्थ है दूध प्लस वाला, दूध देने वाला, ठीक है, जो दूध अपने घर पे सप्लाई करता है, ठीक है। तो जोड़ने पर भी क्या अर्थ निकला है? दूध वाला। विद्यालय, विद्या, ठीक है, और आलय बने घर, विद्या का घर, ठीक है। टुकड़ों में जो अर्थ है जोड़ने पर भी वही अर्थ निकल रहा है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति या प्रधान, ठीक है। रानी महल, रानी का महल, टुकड़ों में जो अर्थ है वही जोड़ने पर अर्थ लिख रहा है। इनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। आगे अपने बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। कौन से? योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण यौगिक की तरह होता है। यौगिक की तरह का मैं कहने का मतलब है कि टुकड़ों में हो, उनको टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है, खंड किए जा सकते हैं, परंतु अर्थ रूढ़ की तरह निकलता है। अर्थ रूढ़ की तरह उनके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो एक तीसरे आदमी की या तीसरे पर्सन की ओर इशारा करेंगे। अब आगे देखते हैं उदाहरण में देखते हैं अपने कि किस तरह वो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। खंडों में जो अर्थ है जोड़ने पर वही अर्थ नहीं निकलता। मैंने कहा नीलकंठ, नील प्लस कंठ, टुकड़े भी हो गए और नील का अलग अर्थ लिख रहा है, कंठ का अलग अर्थ भी लिख रहा है, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। आगे अपने बात करते हैं दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 माने 10, आनंद माने सिर। अलग अर्थ भी नहीं कर रहा है, इनका अलग अर्थ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, यानी रावण, दशानन रावण। आगे बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण में तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है व्याकरण या विकार के आधार पर। विकार मन उसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट हैं, पहला है विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में किसी भी शब्द का लिंग और वचन परिवर्तन योग्य होते हैं, यानी उसका जो भी अपने शब्द लिखेंगे उसका
लिंग और वचन हम परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने लिखा लड़का, लड़का का माने लड़के, ठीक है, वचन भी बदल गया इसका, लिंग बदलेंगे लड़की और लड़कों, ठीक है, वचन भी बदल दिया। अपना, अपने, अपनी, यानी जिन शब्दों का लिंग वचन बदल सकें वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इन विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। आगे बात करते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग वचन बदला नहीं जा सकता या परिवर्तन योग्य नहीं हो, जिनका परिवर्तन योग्य नहीं हो, लिंग वचन परिवर्तन योग्य नहीं हो। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, ठीक है, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। फिर मैंने कहा ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। तो क्या इस प्रतिदिन में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन आया इसके लिंग में या वचन में कोई परिवर्तन आया? जी नहीं। तो यही अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनके लिंग वचन में कोई परिवर्तन ना आए वो, ठीक है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमय बोधक, समुच्चय बोधक आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। संस्कृत में इन्हीं शब्दों को अवयव भी कहते हैं, ठीक है। कल अपने बात करेंगे संज्ञा के बारे में, उसके बाद सर्वनाम, यानी कहने का भाव है कि विकारी, कल अपने विकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसके बाद आए विकारी शब्द कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, आगे इसी तरह लड़ी जोड़ते चलेंगे अपने। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करोगे और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।